What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने हर भारत के मन को छू लिया, जिसमें पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजिट करने सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने उनके सम्मान में उनको बो करने के साथ साथ उनके पैर भी छुए। इस वीडियो को देखकर 140 करोड़ भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा हो गया। और आखिर हो भी क्यों ना, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इंडियन पीएम को इंडियन ग्रीटिंग्स के साथ रिसीव करना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद गर्व की बात है। इतिहास में इससे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा गया। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात भारत की विदेश नीति में एक लंबा अनुभव रखने वाले हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने क्लेम किया है। उन्होंने अपने 45 साल लंबे करियर में ऐसा पहली बार देखा। उन्होंने बताया कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम मोदी के आने से पहले अपने ये भाव इंडियन डिप्लोमेट के सामने व्यक्त कर चुके थे। उनका कहना था कि पीएम मोदी उनके लिए केवल एक आम गेस्ट नहीं है, बल्कि वो उनके लिए एक गुरु के समान है। और उनका ये आदर सम्मान उनके आदर्श के लिए उनकी नेचुरल फीलिंग्स थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी ये भावनाएं केवल उन्हीं की नहीं थी, बल्कि पूरे पैसिफिक की फीलिंग्स थी। लेकिन इसके हाई चांसेस हैं कि शायद आपने पापुआ न्यू गिनी का नाम इतना ज्यादा हाईलाइट में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा हमारे जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बहुत आम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है या फिर महत्वहीन है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि उसी दिन यूएस ने इस पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया। इसमें एक अपडेटेड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और एक एग्रीमेंट कंसर्निंग काउंटर इलिसिट ट्रांसनेशनल मैरीटाइम एक्टिविटी ऑपरेशन शामिल था। और तो और चाइना ने इस देश में एक बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। इस रीजन में चाइना एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो एंजॉय करता ही था, लेकिन लास्ट ईयर सोलोमन आइलैंड के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करके उसने यहाँ अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी किक स्टार्ट कर दी है। और इन सभी डेवलपमेंट्स के चलते ही पैसिफिक देशों के रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कुछ कंट्रीज की पावर पॉलिटिक्स के चलते पैसिफिक का मिलिटराइजेशन हो। और इसी के बीच इंडिया की ओर से ये स्ट्रैटेजिक विजिट महज एक इत्तेफाक नहीं है। ऐसे में पीएम मरापे के लिए इंडियन पीएम को होस्ट करना कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन जाता है। तो भले ही ये देश अभी तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा नजर नहीं आता था, लेकिन आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर में ये देश दुनिया की दो मेजर पावर्स यानी यूएसए और चाइना के बीच का एक मेजर बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। और ये बात केवल पापुआ न्यू गिनी ही नहीं, बल्कि पापुआ न्यू गिनी जैसे बाकी 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जिनको पीआईसीज भी कहा जाता है, उन पर भी सामान्य तौर से लागू होती है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इनमें से कुछ पीआईसीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की है, जिसके कारण यहाँ यूएस को अपना दबदबा खत्म होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि यूएस और चाइना इन आइलैंड कंट्रीज को लेकर एक जियोपॉलिटिकल टसल में उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत का इस तरह का स्वागत भारत के लिए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। आज जब जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूरोप से इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत के लिए पीआईसीज यानी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कितना महत्व रखती हैं और यूएस और चाइना इन कंट्रीज को अपने गुट में करने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण 3 नेशन टूर को पूरा किया। इसमें वो G7 समिट के लिए जापान, फिर FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स की समिट के लिए पापुआ न्यू गिनी और फिर क्वाड की शेड्यूल मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। हालांकि एंड मोमेंट पर अमेरिकन पीएम जो बाइडेन की विजिट कैंसिल होने के कारण ये समिट कैंसिल हो गई, लेकिन इंडिया ने इस ग्रुपिंग और उसकी वैल्यूज के प्रति अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की विजिट पूरी की। ये तो इस टूर के तीनों ही चरण बेहद क्रूशल थे, लेकिन इस टूर का जो हिस्सा देश विदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना वो था इसका दूसरा चरण, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे का अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर, जो इसका मेन कारण था। लेकिन उसी के साथ साथ इस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अपने बरसों पुराने रिवाज को भी तोड़ दिया।
होस्ट कंट्री ने पीएम मोदी के सम्मान में अपने ऑफिशियल रूल्स में एक स्पेशल एक्सेप्शन को अंजाम दिया और पीएम मोदी को सनसेट के बाद 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ फुल सेरेमोनियम वेलकम प्रेजेंट किया। रिस्पेक्ट का ये प्रोफाउंड और ऑनेस्ट जेस्चर पापुआ न्यू गिनी के डीप ग्रेटिट्यूड को दर्शा रहा है। असल में अब से कुछ समय पहले जब सारी दुनिया एक भयानक महामारी की चपेट में थी और दुनिया की सो कॉल्ड माइटिएस्ट पावर्स ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, उस दौरान भारत ही एक ऐसा देश था जिसने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में वैक्सीन्स की जनरस शिपमेंट्स भेजी थी। यही कारण है कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम इंडिया को ग्लोबल साउथ का एकमात्र लेजिटिमेट और वर्दी लीडर कहकर पुकार रहे थे। ये विजिट इसलिए भी बेहद स्पेशल थी क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई इंडियन प्रीमियर इस देश की विजिट पर गए थे और उनकी ये विजिट पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक विजिट बन गई। असल में पापुआ न्यू गिनी FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की 3rd मीटिंग का वेन्यू था। FIPIC भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है। इसको 2014 में तब लॉन्च किया गया था जब भारतीय प्रधानमंत्री फिजी की ऐतिहासिक विजिट पर गए थे। इस इनिशिएटिव के जरिए इंडिया अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन के बियॉन्ड पैसिफिक रीजन में अपने स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट में एक्सपैंड करना चाहता है। अब यदि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में मौजूद 14 आइलैंड कंट्रीज का समूह है। ये ग्रुपिंग मुख्य तौर पर 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को कवर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में मौजूद ये 14 आइलैंड कंट्रीज शामिल हैं। इन 14 आइलैंड कंट्रीज में कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नारू, न्यू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वनुआतू शामिल हैं। ये एक लार्जली स्टेबल रीजन है जिसमें हमें रिलेटिवली बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सभी देश बेहद रिसोर्स रिच एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी ऑक्युपाई करते हैं। उदाहरण के लिए केवल किरिबाती लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑक्युपाई करता है। ये भारत के टोटल लैंड और मैरिटाइम इकोनॉमिक जोन एरिया से भी ज्यादा है और इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रीजन दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और ग्रोइंग मैरिटाइम ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर पड़ता है। ये सभी देश अपनी इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण जियोपॉलिटिकली बेहद अहम हो जाते हैं और जब से इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई है तब से इस रीजन की प्रोफाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से साउथ पैसिफिक रीजन आज जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशंस का एक बड़ा बैटल ग्राउंड बनकर उभर रहा है। यदि आपने गौर किया हो तो जब इंडिया और FIPIC के बीच ये 3rd समिट शेड्यूल की गई थी, उसी दौरान US प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी पापुआ की विजिट पर आने वाले थे। इन दोनों विजिट्स का कोइंसाइड करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस कोइंसिडेंस के पीछे कुछ डीप स्ट्रैटेजिक अंडरटोन्स छुपी हुई थी। असल में इस रीजन में एक पावर कंपटीशन लास्ट ईयर से किक स्टार्ट हुआ जब चाइना ने अप्रैल 2022 में सोलोमन आइलैंड के साथ मिनिमम 5 साल का एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया। इनको अक्सर सेकंड चेन आइलैंड के नाम से पुकारा जाता है। इस ट्रीटी के जरिए चाइना US से उसका प्रीडोमिनेंट पैसिफिक पावर का स्टेटस छीनना चाहता है। इसके थ्रू वो फर्स्ट आइलैंड रीजन में मौजूद US अलाइज का मैरीटाइम एनसर्कलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रीटी के तहत चाइना सोलोमन आइलैंड में मौजूद नेवल बेस के जरिए इस रीजन में US और उसके अलाइज के बीच सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ना चाहता है। जाहिर है कि ये डेवलपमेंट US के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि चाइना के इस एग्रीमेंट ने एक ट्रिगर का काम किया, लेकिन एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक में बदलाव इस रियलाइजेशन के साथ हुआ कि ओशियाना रीजन US को इंडो पैसिफिक से कनेक्ट करने की एक अहम कड़ी है। अर्थ सरफेस का 50% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करने वाले इन पैसिफिक आइलैंड नेशन को आज ओशन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जो इंडो पैसिफिक में एक वाइटल सब रीजन फॉर्म करते हैं। खैर, इस रीजन में चाइना के सक्सेसफुल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इनरोड्स के बाद US भी कहां शांत बैठने वाला था। उसने भी चाइना के इस अटेम्प्ट के बाद इस रीजन में अपना कमिटमेंट स्पीड अप किया। US की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2022 में उसने एक क्लियरली मेंशन किया कि वो इन पैसिफिक आइलैंड का एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बनने की पूरी इंटेंशन रखता है। इसके बाद मई 2022 में टोक्यो में हुई क्वाड लीडर्स मीटिंग में US ने पैसिफिक आइलैंड के लिए अपना सपोर्ट फिर से व्यक्त किया। जून 2022 में US ने एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक PBP लॉन्च किया।
ये PIF की यानी पैसिफिक आइलैंड फोरम की 2050 स्ट्रैटेजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के साथ अलाइन था। ये स्ट्रैटेजी उसके बाकी अलाइज जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स पर फोकस करती है। इंडिया ने भी सितंबर में पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक की फर्स्ट समिट को एक ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन यूएस अब भी शांत नहीं बैठा। इस रीजन में चाइना के बढ़ते फुटप्रिंट्स के बीच यूएस अपनी इस एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले पहुंचा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सितंबर 2022 में वॉशिंगटन में पहली यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट होस्ट की। इस समिट को 12 PICs के लीडर और रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अटेंड किया गया। इसी में यूएस ने अपनी पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी रिलीज की। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने इस रीजन में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को भी इंक्रीज कर दिया। उसने अपनी एम्बेसीज के नंबर को 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया। PIF यानी पैसिफिक आइलैंड फोरम पर यूएस का एक नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। फिजी में US8 का नया मिशन स्टैब्लिश किया गया। पैसिफिक के अक्रॉस यूएस ने अपने पीस कोर की प्रेजेंस को बढ़ा दिया और साथ ही साथ इस रीजन में मौजूद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स जैसे कि आसियान या क्वाड में भी उसने अपनी एंगेजमेंट को इंप्रूव किया। इस सब से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह यूएस हर हाल में PICs के साथ अपने टाइज मजबूत करना चाहता है। इसी के तहत यूएस और फिजी ने 2020 में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीपा भी साइन किया। और तो और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इन देशों के लिए 10 सालों के लिए $600 मिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रीजन में चाइना की हलचल ने यूएस की नींद और चैन पूरी तरह से गायब कर दिया। अभी तक यूएसए इस रीजन के साथ केवल मिलिट्री आउटरीच एंजॉय करता था और अभी तक वो इस रीजन की डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को इग्नोर करता आ रहा था। चाइना ने इस वाइड को फिल करने के लिए रीजनल पार्टनर्स के साथ क्लोजली काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले धीरे धीरे इन कंट्रीज को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देते हुए इस रीजन में अपने फुटहोल्ड एक्सपैंड किए और देखते ही देखते उसने बहुत सी PIC कंट्रीज को BRI कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल किया। 2017 में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओवरटेक करते हुए इस रीजन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। डेवलपमेंट असिस्टेंस में चाइना ने यूएस को भी सरपास कर दिया और साथ ही साथ ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद PICs के टॉप 3 ग्लोबल लेंडर्स में गिना जाने लगा। यहाँ आपको बता दें कि उस रीजन में चाइना का इंटरेस्ट ताइवान और रीजनल कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक लिंक से भी गवर्न होते हैं। इस रीजन में एंट्री गेन करने के लिए चाइना 1999 में PIF का 6th डायलॉग पार्टनर बना। PIF में 16 PICs यानी 14 इंडिपेंडेंट PICs प्लस न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसके अलावा इसके 5 फाउंडिंग डायलॉग पार्टनर्स कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके और यूएस हैं। इंडिया ने इसको 2006 में ज्वाइन किया। खैर चाइना पर वापस आए तो चाइना ने अपनी पुरानी ब्रीफकेस डिप्लोमेसी की मदद से इस रीजन की बहुत सी कंट्रीज को ताइवान के साथ रिलेशंस तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम सोलोमन आइलैंड और किरिबाती का शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में ताइवान के साथ अपने टाइज को कट किया। अभी के लिए केवल 4 PIC कंट्रीज यानी तुवालू, पलाऊ, नाउरू और द मार्शल आइलैंड ही ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। यही आप समझ सकते हैं कि इस रीजन में चाइना के मैन्यूवर्स केवल यूएस तक ही नहीं बल्कि ताइवान के अगेंस्ट भी ओरिएंटेड हैं। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान अपनी सेंट्रलिटी मेंटेन करता है, उसी तरह PICs साउथ पैसिफिक रीजन के लिए बेहद सेंट्रल हैं। इन कंट्रीज के बीच सॉलिडारिटी ही इनकी रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन चाइना इनकी स्ट्रेंथ के साथ प्ले करता है। जिस तरह उसने आसियान की कुछ कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आसियान का कंसेंसस एक्सप्लॉइट कर दिया, उसी तरह बीजिंग ने एक सिमिलर टेम्पलेट साउथ पैसिफिक रीजन में भी अप्लाई करने की कोशिश की है। उसने अपने वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डील 5-year एक्शन प्लान ऑन कॉमन डेवलपमेंट के अंदर उन कंट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया जो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन कर रही थी। ये सीधे तौर पर इन कंट्रीज की यूनिटी पर अटैक था, लेकिन PICs PIF की 2050 स्ट्रैटेजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के द्वारा गाइडेड है। ये स्ट्रैटेजी पैसिफिक रीजनलिज्म को प्रमोट करती हैं। इसके तहत ये सभी कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज, जियो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे चैलेंजेस के आगे एक सिंगल कोहेसिव यूनिट की तरह काम करती है। और अपनी इसी पोजीशनिंग के चलते PICs ने बीजिंग की इस डील को ठुकरा दिया। तो दोस्तों अभी तक आपने इस रीजन में यूएसए और चाइना के बढ़ते
कंपटीशन को ऑब्जर्व किया। आपने देखा कि किस तरह इन आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण यूएसए और चाइना दोनों ही इन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की मैड रेस में शामिल हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि यूएसए और चाइना की इस जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बीच इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो इतिहास के एक लंबे समय में भारत ने इस रीजन के साथ ज्यादा एक्टिवली एंगेज नहीं किया। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडियन वर्कर्स को इस रीजन में इंडेंटेड प्लांटेशन लेबरर्स की तरह ले जाया जाता था, जिनमें से ज्यादातर वर्कर्स फिजी या पापुआ न्यू गिनी में सेटल हो गए। तो काफी लंबे समय तक इस रीजन में भारत के इंटरेस्ट केवल इन लेबरर्स के साथ जुड़े कनेक्शंस तक ही सीमित थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी इस रीजन ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अपने लिए कोई सिग्निफिकेंट स्पेस कार्व आउट नहीं किया। इंटरेस्टिंगली 1987 में फिजी ने लेफ्टिनेंट जनरल सितिवेनी रबुका ने एक मिलिट्री कू को अंजाम दिया, जिसने एक एथनिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर तिमोकी बवाड्रा की इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर से डिसलॉज कर दिया। इस कू के बाद बहुत सी एथनिक इंडियन फैमिलीज को देश से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर नई दिल्ली ने इस पर बहुत शार्पली रिएक्ट किया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की इस रिसेंट विजिट के कुछ ही दिन पहले रबुका, जो अब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बर्ताव के लिए इंडो फिजियन कम्युनिटी से माफी मांगी। इंडिजिनस फिजियन और इंडियन कम्युनिटीज के बीच ये रिकॉन्सिलिएशन बेहद सिग्निफिकेंट था। ये असल में पीएम मोदी द्वारा 2014 में की गई हाई लेवल विजिट के रिस्पॉन्स में फिजी का रिस्पॉन्स था। उस विजिट के जरिए पीएम मोदी ने फिजी में इंडिया की हाई लेवल विजिट्स पर लगा सालों पुराना स्टॉप हटा दिया। खैर, अभी तक इस रीजन के साथ भारत का कोई भी सब्सटेंशियल एंगेजमेंट नहीं देखा गया। इंडिया की लिमिटेड प्रेजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 14 PICs में केवल 2 में इंडिया का हाई कमीशन मौजूद है। इसमें से पहला है फिजी, क्योंकि यहाँ की 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि इंडिया इसके साथ कंसिडरेबल ट्रेड मेंटेन करता है। इस देश में लगभग 3000 इंडियंस रहते हैं। बाकी 12 कंट्रीज में होने वाली रीजनल मीटिंग में भारत अक्सर अनप्रेजेंटेड रहता है, जबकि वहीं दूसरी ओर चाइना लगभग हर PIC में एक मेजर डिप्लोमेटिक मिशन मेंटेन करता आ रहा है। यानी डीप ट्रेडिशनल और डायस्पोरा लिंकेजेस होने के बावजूद भारत ने एक लंबे समय तक इन कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज इस रीजन का चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और यहाँ बढ़ रहा स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और नेवल कंपटीशन इंडिया को उसकी पैसिफिक पॉलिसी को रिफ्रेश और रीडिजाइन करने के लिए पुश कर रहा है। चेंजेस की ये वेव हमें मुख्य तौर पर नवंबर 2014 के बाद देखने को मिली। नवंबर 2014 में पीएम मोदी द्वारा FIPIC के इनॉग्रेशन के बाद से इंडिया ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस लेवल्स पर अपने रिलेशंस स्ट्रेंथन करने शुरू किए। FIPIC की सेकेंड समिट जो जयपुर में होस्ट की गई थी, उस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया और पैसिफिक आइलैंड की रिलेशनशिप को पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स का टैग दिया। यहाँ तक कि इसकी थर्ड समिट जो हाल ही में पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉरिसबी में रैप अप हुई, उसमें भी पीएम मोदी ने PICs को स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के बजाय लार्ज ओशन कंट्रीज कहकर रेफर किया। कहीं ना कहीं इंडिया का यही जेस्चर इन कंट्रीज में इंडिया को एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर की तरह शोकेस करता है। इंडिया इस रीजन को केवल इक्वल पार्टनर्स के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे रीजन के रूप में देखता है जिसको अपनी वल्नरेबिलिटीज के चलते डेवलपमेंट असिस्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और भारत ने उस रीजन की वॉइस बनकर इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का साहस किया है। फिर चाहे वो ग्लोबल साउथ की समिट हो, G7 हो या G20 ही क्यों ना हो, भारत ने इन आइलैंड कंट्रीज की वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करने के साथ साथ यहाँ बहुत से क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट किया है। चाइना का इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड स्टैब्लिश करना यूएसए और इंडिया दोनों के लिए ही एक सीरियस स्ट्रेटेजिक हेडेक साबित हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ इंडिया और यूएसए का इस रीजन में टीम अप करना एक गुड आइडिया बताया जा रहा है। जहाँ एक और वॉशिंगटन इस आइलैंड को सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है, तो दूसरी ओर न्यू दिल्ली यहाँ खुद को एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। यही बेसिक आउटलाइन FIPIC की थर्ड एनुअल समिट में पीएम मोदी द्वारा रिलीज किए गए इस 12 पॉइंट एक्शन प्लान का मकसद इंडिया और पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स की डेवलपमेंट पार्टनरशिप को बूस्ट करने के साथ साथ एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के विजन को कंसोलिडेट करना है। इस एक्शन प्लान के तहत भारत ने यहाँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और वाटर स्कार्सिटी जैसे डोमेन में एक डिमांड ड्रिवन कोऑपरेशन मॉडल प्रपोज किया। इस मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क में पीएम मोदी ने इन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज द्वारा फेस किए जाने वाले मेजर चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज,
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई के ऊपर बात की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत बिना किसी हेजिटेशन के अपनी कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंसेस को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक और हेल्थ सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक भारत आज हर तरह से इन कंट्रीज के साथ खड़ा है। भारत हर सूरत में इन कंट्रीज की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है और इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पर एक फ्री और इंडो पैसिफिक के विजन को सपोर्ट करता है। दोस्तों, यहाँ भले ही पीएम मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इसी बात से है कि यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज अपने नैरो इंटरेस्ट और पावर पॉलिटिक्स के चलते इन कंट्रीज की ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ करती हैं, जबकि इंडिया इनको इक्वल और केपेबल पार्टनर्स के रूप में देखता है। साथ ही उनका इशारा इस ओर भी था कि कैसे डेवलप्ड नेशन की पॉलिसीज के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं और कैसे इनका सबसे बड़ा खामियाजा इन नन्हे आइलैंड नेशंस को भुगतना पड़ता है। ऐसे में इन कंट्रीज को चाहिए कि ये अपने फ्रेंड्स बहुत सावधानी से चूज करें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कैसे बहुत सी बार जिनको हम ट्रस्टवर्दी समझते हैं वही मुसीबत के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में जो देश मदद का हाथ आगे बढ़ाता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। पीएम मरापे ने भी इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के विक्टिम्स बनकर थक चुके हैं। ऐसे में यदि हमें उम्मीद की कोई किरण दिखती है तो केवल भारत ही है। भारत को हम थर्ड वर्ल्ड के लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और भारत में ही हम ट्रस्ट की इमेंस वेल्थ इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर ग्लोबल फोरम पर भारत की लीडरशिप के अंडर रिलाई करने के लिए तैयार हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स भारत को इस रीजन के एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखता है और जिसका डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क उनकी इकोनॉमीज को बर्डन नहीं करता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जब चाइनीज एक्सपेंशन और यूएस की पैसिफिक रीबैलेंसिंग के चलते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में साउथ पैसिफिक के साथ इंडियन एंगेजमेंट को एक्सपैंड करना एक जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव बन जाता है और भारत इन दोनों में ही एक्सेल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी रिमार्क के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, amid an intense US-China rivalry, India is emerging out to be a strong partner for the Pacific Island countries. Discuss. एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।